हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज हम पढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ऑडिट पेपर को कैसे लिखा जाए इन एनी सी ए सर्कुलम कोर्सेस, वेदर इट इज़ अ फाइनल और सी आई पी सी सी एग्जामिनेशंस। सो अब लोगों को प्रॉब्लम यही आती है कि कैसे हम पेपर को लिखें। तो पेपर लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि इट्स नॉन टेक्निकल, सेकेंड वे इज़ ऑफ टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, एंड लास्ट वन इज़ ऑफ टेक्निकल ओनली. So what is in non-technical? First we have to discuss about what is non-technical. Non-technical ये ऐसी चीज़ होती है जो आप कंसेप्ट क्लियर है, आप उस कंसेप्ट को कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, बट आप इंग्लिश में इतने गुड नहीं हो, आपकी इतनी फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में, बट आप उसको कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म करके आप अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको लिख रहे हो. सो यहाँ पर कोई टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसको हम नॉन टेक्निकल बोलेंगे. सिंपल सी बात है, जब आप एक प्रोफेशन में होते हो तो एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप एक प्रोफेशनल टर्म्स को उस प्रोफेशनल टर्म्स को आप यूज़ करो, उस प्रोफेशनल टर्म्स का मतलब आपको समझ में आए. सिंपल सी बात है. और उसी नॉन टेक्निकल के अंदर आप कोई टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हो तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे. सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज यही है कि भैया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे तो सही, तो उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आप वो उस ऑडिट के पेपर को क्लियर कर सको. सेकेंड आता है हमारा नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल. अब नॉन टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल वे ये होता है कि भैया आप जो कर रहे हो, आपकी इंग्लिश में इतनी कमांड नहीं है, आप फ्लुएंट नहीं हो इंग्लिश में, ठीक है, चल जाता है. आप कंसेप्ट आपको समझ चुका है, उस कंसेप्ट को आप ट्रांसफॉर्म करके इंग्लिश में लिख रहे हो, इट्स ओके, इट्स वेल गुड इनफ. आगे वाले बंदे को भी समझ आता है कि कैसा बंदा है और क्या लिख रहा है, और जो भी लिख रहा है वो सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है वो देखता है, बस हो गया. बस आप यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हो. आप टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करने से पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आगे वाले प्रोफेशनल बंदे को समझ में आता है कि भैया हाँ, इसको उस टेक्निकल वर्ड्स का मतलब समझता है. एक प्रोफेशन में आने के लिए, प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए हमको टेक्निकल वर्ड्स का मतलब आना चाहिए कि टेक्निकल वर्ड्स का मतलब उस बंदे को समझता है कि नहीं समझता है. सो नाउ इट्स लाइक कि अगर आप कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल वालों से. सो आपको कुछ ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. सो वेयर यू आर गेटिंग द 30 मार्क्स इन द ऑडिट पेपर, यू आर गेटिंग 40 मार्क्स और 40, यू आर गेटिंग 40 to 50 मार्क्स मोर. मीन्स 40 to 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, मीन्स 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको उसके लिए. सो यू हैव टू कीप इन माइंड डैट कि जब आप कोई लिख रहे हो, ठीक है, आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, चलता है, पर जो भी लिख रहे हो आप सही लिखो, और कंसेप्ट जो आपने समझा उसको ट्रांसफॉर्म करके आप इंग्लिश में तो लिख रहे हो. आपकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है, ठीक है, मानता हूँ, बट यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर वे और इन अ प्रॉपर क्राइटेरिया. ओके. और आपको टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करना है. उस टेक्निकल वर्ड्स का जब आप यूज़ करोगे तो हमको समझ में आएगा, और प्रोफेशनलिज्म कितनी मेंटेन कर रहे हो आप. उस प्रोफेशनल जो आगे वाला बंदा जो है वो एक प्रोफेशनल टीचर है. सो एज अ सी ए प्रोफेशनल वो सब ये एक्सपेक्ट करें कि आप कोई प्रोफेशनल टर्म्स का तो यूटिलाइज करो. द लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट इज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज. अब टेक्निकलिटी पूरी टेक्निकल ही लिखना है आपको. अब टेक्निकली पूरा लिखना मतलब कैसा, सजेस्टेड आंसर हो गया हमारा भैया, सजेस्टेड आंसर हो गया, मॉड्यूल्स हो गए, जो मॉड्यूल्स में आंसर हमारे दिए रहते हैं, मॉड्यूल्स में जो पूरा स्ट्रक्चर दिया रहता है उस बेसिस में लिखना. अब ये जो करना है ये इट्स अ वेरी वेरी टफ क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. येस, द लेवल इज़ डिफिकल्ट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज 3 लेवल्स हैं. फर्स्ट लेवल जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो लोअर लेवल है, सेकेंड वाला मिडल लेवल है, और ये जो लेवल है बहुत हाई लेवल है बस. सो ये डिफ़िकल्ट लेवल है, और इस लेवल में आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए. अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है तो आप जल्दी कैप्चर कर लोगे मॉडल की लैंग्वेज को, सजेस्टेड आंसर की लैंग्वेजेस को. और जैसे आप इनकी लैंग्वेज को आप जल्दी से जल्दी कैप्चर कर लो तो आपकी लिखने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. बिकॉज जब आप कोई लैंग्वेज में फ्लुएंट होते हो तो आपकी राइटिंग स्पीड जो रहती है वो इंक्रीज रहती है एज़ कम्पेयर टू लोअर एंड मिडल लेवल. जो मैंने बताया लोअर मिडल लेवल के बारे में, नॉन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल वालों के लिए, उनके अकॉर्डिंग इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनकी ग्रास्पिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये थोड़ा सा मगअप, कुछ लोग मगअप करने वाले भी होते हैं. ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे लोग मगअप करने वाले होते हैं, कुछ लोग मगअप करने वाले होते हैं. बाकी तो ग्रास्पिंग पावर जिनकी ज़्यादा हाई लेवल की है, वो जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट है, वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं. और यही वो लोग होते हैं जिनको यू कैन गेट 80+ 90+ मार्क्स इन द ऑडिट फील्ड. सो येस, इंग्लिश लैंग्वेज ही हमको थोड़ी सी चेंज या हमको थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट ला के हमको अगर थोड़ी सी भी मिडल और हाई लेवल के बीच में आ जाते हैं
नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और टेक्निकल के बीच में, तो यू आर गेटिंग 70 टू 70 के आसपास, 75 टू 80 के आसपास होगा। या नॉन टेक्निकल, टेक्निकल वालों को 16 मार्क्स मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग द टेक्निकल वर्ड्स विद द नॉन टेक्निकलिटीज़। बिकॉज आप नॉन टेक्निकल लिख रहे हो ठीक है, बट लेकिन जो भी लिख रहे हो आप सही लिख रहे हो, और जो कंसेप्ट समझा है वही कंसेप्ट को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। जो मैंने बताया आपको टेक्निकल वालों को तो थोड़ा सा आप उनको कैचअप करो, ये बहुत बड़ी बात है कि उनको आप उनके साथ कॉम्पिटिट करो। सो येस, इट्स ऑल अबाउट द 3 लैंग्वेज दैट आई एम सेइंग आई हैव एक्सपीरियंस व्हेन आई गॉन थ्रू दिस स्टेज। सो मेरे अकॉर्डिंग नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल इज़ अ गुड। जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है यार, इंग्लिश में उनकी लैंग्वेज इतनी फ्लुएंट नहीं है, इंग्लिश में उनकी कमांड नहीं है, उनके लिए मैं ये चीज़ बोलूँगा कि भैया आप टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो और टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करो, बिकॉज यहाँ पर आपकी प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो अलग ही अंदर से फीलिंग आती है, हाँ यू आर प्रोफेशनल्स। और जब आप टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कैसे करोगे, जस्ट जब भी आप रीड कर रहे हो कोई भी मॉड्यूल सजेस्टेड आंसर्स और एनीथिंग, एनी नोट्स, कोई भी नोट से कर रहे हो, तो यू हैव टू जस्ट हाईलाइट कर दो उस टेक्निकल वर्ड्स को, बार बार उसको रिमाइंड करो, रिवाइज करो उस वर्ड्स को, उसका मतलब क्या है वो सोचो, और बार बार आप उसको जैसे रिवाइज करते जाओगे आपको वो वर्ड्स आपके माइंड में फिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट गो थ्रू, हम अब नेक्स्ट बात करेंगे कि भैया ये सब तो ठीक है, मैं भी ये सब चीज़ कर रहा हूँ, पर लेकिन तो भी मेरे को मार्क्स नहीं मिल रहे, वाई। अब आपने बता दिया कि किस वे में आंसर लिखना है, पर लेकिन आंसर किस वे में लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम एक और फेस आती है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने बहुत से, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और बहुत से लोगों से बात किया है एज ए स्टूडेंट, और बहुत से स्टूडेंट से बात की जिनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया, उनका कहना था कि मैंने जो आंसर लिख किया वो सही था, बट जब सजेस्टेड आंसर आया तो मैंने देखा कि क्वेश्चन जो था मैंने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया। मीन्स मेरा आंसर सही है, जो मैंने लिखा वो सही है, पर लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत है। मीन्स आई हैव मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस होता मैंने मिस इंटरप्रेट किया, तो मैं क्या करूँ इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस का। यस, तो ये जारगॉन्स बहुत सही चीज़ होती है, बिकॉज हम ये नहीं देखते ऑडिट में कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस को इस तरीके से टेक्निकल वर्ड्स में पूछा जाता है, या बार बार उसको घुमा के ऐसा पूछा जाता है कि आप कन्फ्यूज हो जाए कि क्या पूछा है। अगर आपको कुछ पूछता है फैक्टर्स के बारे में, किसी पर्टिकुलर ऑडिट एविडेंस के कुछ ही एक कंसेप्ट के बारे में पूछ लिया आपसे, पर लेकिन आपको लगा कि कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है, फिर समथिंग ऑल्स पूछ रहा है, ठीक है, आपको पता है वो दिमाग में आपके कहीं ना तो कहीं है, बट लेकिन आप मिस इंटरप्रेट कर पा रहे हो उस क्वेश्चंस को। सो आई वांट टू से दैट कि कभी भी कोई ऑडिट एविडेंस के बारे में पूछता आपसे, तो यू हैव टू राइट इट डाउन व्हाट आर ऑडिट एविडेंसेस, जस्ट राइट इट डाउन व्हाट आर ऑडिट एविडेंस। यू डोंट हैव टू से कि मेरे को ये पता है, ये पता है, वो पता है, फैक्टर्स डाल दिया आपने उसके अंदर कि क्या इन्फ्लुएंस करता है ऑडिट एविडेंस के लिए। सो अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू आपका आता है कि मैं कैसे चीज़ करूँ, मैं इससे ओवरकम कैसे कर पाऊँ, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन से मैं कैसे ओवरकम कर पाऊँ। अब मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन आप ऐसे ओवरकम कर सकते हो, जस्ट लाइक आपके पास बहुत सारे ऐसे पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके पास RTP है, आपके पास मॉक टेस्ट पेपर्स है, आपके पास कितनी भी टेस्ट सीरीज होती है उन सब के क्वेश्चन पेपर्स है। यू हैव टू रीड इट डाउन एंड सजेस्टेड आंसर्स भी आपको रीड इट आउट करना है, कि आपको समझ सके कि एक्चुअली में वो क्या पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपसे क्या पूछ रही है वो क्वेश्चंस के अंदर, आपको यही इंटरप्रेट करना है। तो आपको समझना है कि वो क्वेश्चन क्या है, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बैंक आप रीड आउट करोगे, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे क्वेश्चंस को, तो ये आपको जाके समझ में आएगा कि क्या पूछना चाह रहा है वो क्वेश्चंस में। सो प्लीज़ गो थ्रू एवरी मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs, और यू कैन से पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, और टेस्ट सीरीज होती है उनके क्वेश्चन पेपर्स में जाओ, और कैसे आंसर देखो कि क्या पूछने का तरीका है, उनका वे ऑफ क्वेश्चंस कैसे कर रहे और आंसर्स क्या है उसके एक्चुअली में, ठीक है। अब इसके भी थ्रू आप आ गए, ये भी आपने बोले ठीक है कि ये भी ठीक हो गया मेरा, ये भी मिस इंटरप्रेट जो था उसकी भी प्रॉब्लम हल हो गई। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास कोई क्वेश्चन आया है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर ऐसा है कि आपको बहुत कुछ लिखना है उसके बारे में, ठीक है, तो आपके पास होते टाइम नहीं रहता आपके पास टू राइट इट डाउन एवरीथिंग अबाउट इट, बिकॉज हम सजेस्टेड आंसर से, मैंने जैसे बोला कि टेक्निकल वाले जो रहते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनकी कमांड रहती है इंग्लिश में।
सो व्हाट आई एम सेइंग दैट उनकी कमांड रहती है, इसलिए वो बहुत बड़े 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 आंसर लिख लेते हैं सजेस्टेड आंसर में जो है उसी के अकॉर्डिंग। पर लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए जस्ट लाइक द पर्सन हु हैव अ टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो बंदा यूज़ कर रहा है उसकी स्पीड थोड़ी कम रहती है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी फ्लुएंट नहीं है रहती, बट लेकिन उतनी रहती है। सो पहला क्राइटेरिया तो ये रहता है कि हमको जो भी क्वेश्चन पेपर मिला है उस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन जितने दिया है कंपलसरी वी हैव टू कंप्लीट डाउन। अगर आप ये पूरा कंप्लीट करोगे तो आपके 50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ आपको 50% के मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। पर लेकिन आपने यही ध्यान रखना है कि जो भी 100 मार्क का आप लिख रहे हो वो सही लिखा जाए और सही ही होना चाहिए आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। कंसेप्ट आगे क्लियर है तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने लिखा है तो आपको पूरे 100 में से 100 मिलना है। जरूरी नहीं कि पूरा 100 मार्क का ही पेपर सॉल्व करना है, जितना आपको आता है उतना ही सॉल्व करो। अगर आपको दूसरा टाइम बचता है और उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर लेकिन हाँ एक चीज़ रहती है, इन प्रैक्टिकल लाइफ आप वो चीज़ देखते हो। फॉर अ सी ए फाइनल स्टूडेंट स्पेशली आई एम सेइंग दैट कि आप 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किए हो, आपने आर्टिकलशिप में वो टाइम दिया हो, तो ऑडिट के प्रैक्टिकल्स आप लगा सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर अप्लीकेबल कर सकते हो। तो आप उस मार्क्स को हाथ से जाने मत दीजिए और प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस का यूटिलाइज करके आप कुछ ना कुछ लिख के आइए, क्योंकि जो भी आप लिख के आने वाले हो वो प्रैक्टिकल लाइफ से आपने कुछ गेन किया होगा, उसी से लिंक होना चाहिए वो चीज़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो चीज़ आनी चाहिए और पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब जब हम 100 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती है तो भैया हर एक क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम अलॉटमेंट होता है और पर्टिकुलर टाइम अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग हमको उत्तर लिखना पड़ता है। ज़रूरी यस हमारे पास बहुत सारा मैटर होगा लिखने के लिए, पर हमारे पास टाइम नहीं होगा उस क्वेश्चन के लिए। तो एक चीज़ आप कर सकते हो, द 2 वेज आते हैं। ऐसा तो आप एक काम करो कि आप एक स्पेस छोड़ दो और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए फिर बैक वापस आके उसको लिख देना, ठीक है। एक सिंपल सी लॉजिक है। सेकंड में इज़ दैट कि अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है लिखने का, तो आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि आप चार्ट्स बनाए होंगे अपने होम प्रिपरेशन में एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ होम स्टडी, सॉरी नॉट एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ होम स्टडीज़ के वक्त आपने जो भी चार्ट्स प्रिपेयर किया या शॉर्ट समरी बनाया या फिर जो भी नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको आप लिख के आ जाइए या फिर शॉर्ट चार्ट बना के आ जाइए विद ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन कि आगे वाला बंदा उसको अंडरस्टैंड कर ले इन ए क्लियर फॉर्मेट के अंदर। तो इस वे में आगे वाला जो प्रोफेशनल बंदा है, आगे जो भी प्रोफेशनल टीचर्स है, जो भी चेक करने वाले लोग हैं, उनको समझ जाएगा कि हाँ इसके पास नॉलेज है, इसके पास और भी चीज़ थी बताने के लिए, बट टाइम लिमिटेशन के कारण वो नहीं बता सका। बट उसने इस कोशिश तो की कि वो चार्ट फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर पाया। सो दिस इज़ द वे दैट यू हैव टू डू इट आउट, क्योंकि ये चार्ट फॉर्मेशन जो भी है ये मेरे को बहुत हेल्प किया, इसमें मार्क्स इंक्रीज बहुत हुए हैं और ये बहुत बेनिफिशियल है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेनिफिशियल है। आगे वाले बंदे को समझ आता है कि इसमें कितना ग्रेस्पिंग पावर है और कितना नॉलेज है इसके अंदर किसी भी चीज़ को कॉन्साइज करने को और कैसे एक्सप्लेन करने को। तो ये 2 तरीके आप 2 चीज़ कर सकते हो और इट्स अप टू टाइम कि अगर आपको टाइम मिला तो और अच्छे से कर सकते हो। प्लस अगर आपको कुछ मार्क्स को और बढ़ाना है तो आप और कुछ क्या कर सकते हो, यही आप लिख सकते हो कि आपकी प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए हैंड राइटिंग के लिए। आपकी हैंड राइटिंग इट्स क्लीन होनी चाहिए। और जब आप लिख रहे हो तो 2 चीज़ याद रखो, एक तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखो पूरा पेपर, या फिर आपको लिखना है तो पैरा पॉइंट्स के हिसाब से लिखो। पैरा पॉइंट इज़ लाइक दैट यू हैव टू राइट ऑन पैराग्राफ, और पैराग्राफ भी होना है तो पैराग्राफ भी इतना लंबा नहीं होना, यू हैव टू राइट इट डाउन फ्रॉम 5 to 6 लाइन्स। और 5 to 6 लाइन्स के लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए या फिर उसी के नीचे स्टार्ट कीजिए, इट्स अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगता है। ये राइटिंग प्रैक्टिस के वक्त आपको समझ जाएगा कि हाउ यू प्रेजेंट अ पेपर इन अ गुड लैंग्वेज और गुड हैंड राइटिंग। ओके, और गुड हैंड राइटिंग में लिख रहे हो तो यही पैरा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि पैराग्राफ में हो 5-6 लाइन के, उससे ज़्यादा लाइन में ना हो, क्योंकि आगे वाले बंदे को अच्छा हो जाए रीड करने के लिए, उसको भी अच्छा लगे, फील हो गए कि भाई ये साफ़ सुथरा क्लीन पेपर है एंड आई विल गिव मोर मार्क्स टू हिम। सो ये होता है, यस एक मेंटलिटी रहती है कि भाई ये जो चीज़ हमको अच्छी लगती है उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल बंदा भी यही चाहूँगा कि भाई ये सब चीज़ इसकी नीट एंड क्लीन दिख रही है, क्लीन चीट दिख रही है, इसके अंदर जो भी लिखा है वो भी बढ़िया लग रहा है मेरे को, ठीक है बढ़िया है इंसान, तो दिख तो रहा है सब कुछ, पेपर भी नीट एंड क्लीन टाइट है, तो भैया मार्क्स उसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अगर उसको नहीं भी देना होगा तो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा उसके अंदर। अब मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट्स के बारे में। कुछ पॉइंट्स ऐसा भी होता है कि भैया आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसको हर एक नए पेज से स्टार्ट कीजिए। पहले मैं भी ये सोचता था कि पेज वेस्टेज होगा एंड एवरीथिंग इट्स लाइक दैट, बहुत से क्वेश्चन से रिमाइंड होते थे तो मैं क्वेश्चन नीचे के नीचे चालू कर देता था। पर लेकिन मैंने एक बात उसका नोटिस किया कि हाँ इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आती थी कि नीट एंड क्लीन नहीं दिखता था उतना पेपर। हाँ बट जब मैंने चालू किया कि एक क्वेश्चन में एक पेपर
मतलब जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता था. तो व्हाट इज़ हैपन इज़ लाइक दैट कि मुझे अच्छा लगा, वो नीट एंड क्लीन दिखने लगा और सिस्टमेटिक वे में लगा मेरे को. तो मैंने ही वो अप्रोच भी अडॉप्ट किया था. और सम जगह आप मेमोरी टेक्निक का भी यूटिलाइज कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, इट्स अप टू द नॉलेज बेस, अप टू माई एक्सपीरियंस कि मैंने क्या अभी तक गेन किया, उसी के बारे में मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ. मगअप करना ऑडिट में आई थिंक इट्स डेंजरस, बिकॉज इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूँगा, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वास्ट बहुत नॉलेज है इसके अंदर. तो आप कंसेप्ट को समझो और उस कंसेप्ट को अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो. इट्स अ गुड वे, क्योंकि आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे जब आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है. और प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी गुड, जहाँ से आपकी हैंड राइटिंग सुधरेंगी. चार्ट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, जिससे आपको और भी दिमाग के अंदर वो चार्ट्स और नोट्स ही आएंगे बहुत सारे. तो आपका जो स्पीडिंग है ऑफ रिवाइडिंग योर होल नॉलेज अबाउट दैट कंसेप्ट वो जल्दी रिवाइंड होगा. या एक और टॉपिक है इसके बारे में कि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते पहले, तो वो बहुत टाइम लेते हैं. तो जब भी आप उस कंसेप्ट को समझ जाओगे, तो कंसेप्ट समझने के बाद आप एक चीज़ ट्राई कीजिए कि उस कंसेप्ट को एक पेपर में उतार लीजिए. कंसेप्ट को उतारना मीन्स इन द चार्ट फॉर्मेशन या फिर कोई भी शॉर्ट नोट्स के अंदर, जिससे आप ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर सको बिफोर द एग्जामिनेशन कि ये कंसेप्ट में मेरे को प्रॉब्लम आई थी और क्या प्रॉब्लम थी मेरी, और उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे रिजॉल्व किया और कैसा समझा, और एक्चुअली में वो कंसेप्ट क्या था थ्रू दैट चार्ट और शॉर्ट नोट्स. तो आपको वो यूजुअली समझ जाएगा और बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है ये सिचुएशन बहुत लोग फेस कर रहे हैं. इवन मैंने भी फेस किया कि कुछ कंसेप्ट ऐसे रहते हैं कि जो मेरे को समझ में पहले नहीं आते, फिर वो कंसेप्ट मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ, पर लेकिन मैंने उस कंसेप्ट को एक अच्छी तरीके से मैपिंग नहीं किया था उसको अच्छे से. ओके, तो उस कंसेप्ट को मैपिंग करना ज़रूरी होता है इन द चार्ट फॉर्मेशन और इन शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वो कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और फिर हम वहाँ पर स्टक हो जाते हैं. बिकॉज वी स्टक इसलिए होते हैं कि हम वहाँ पर एनिंग बहुत ज़्यादा 3 आवर्स रहते हैं हमारे पास, इतना टाइम नहीं रहता सोचने का कि क्या सही है और क्या गलत है. सो हम वहाँ पर स्टक हो जाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके थे उस कंसेप्ट में पहले. तो हमको ऐसी मैपिंग करनी पड़ेगी बिफोर एग्जामिनेशन, सो दैट हमको वो समझ सके कि भैया अगर एग्जामिनेशन के वक्त ऐसा कुछ आए तो हमें क्या करना है और कैसे फेस करना है और उससे ओवरकम कैसे करना है. और कंसेप्ट क्योंकि हमने एग्जामिनेशन के पहले रीड किया है, तो हमको समझ में आया कि हाँ कंसेप्ट की क्लियरिटी क्या है और कंसेप्ट क्या है वो एक्चुअली में. तो हम ऑलरेडी ब्यूटीफुल वे में कर सकते हैं. एंड लास्ट वन एंड नॉट द लिस्ट इज़ प्लीज़ ऐड द एग्जाम्पल्स इन द आंसर. जहाँ जहाँ नीड है वहाँ पर एग्जाम्पल की डालिए, बिकॉज जब आप एग्जाम्पल डालते हो तो एक और क्लियरिटी आ जाती है कि कंसेप्ट को आपने कितने अच्छे से समझा है. बिकॉज जब आप कंसेप्ट को समझना, इट्स इम्पोर्टेंट, नॉट टू डाइट एनीथिंग एल्स अबाउट इट. ओके, तो कंसेप्ट समझ लो, तो कंसेप्ट आगे वाले बंदे को समझना चाहिए. मतलब पहली ही रीडिंग में उसको समझ आना चाहिए कि भैया ने जो भी समझा है वो सही समझा है. आप एग्जाम्पल जब डालते हो नॉर्मल सेंस में, तो वहाँ पर समझ जाता है कि आप कितना समझ दें, कि आपकी वर्ड्स है अब तक कितने परसेंटेज आप समझ सके हो, ये समझ जाता है आगे वाले बंदे को. सो टिल नाउ डेट, so be happy and always keep smiling. I will be in touch with you all with the next videos. So till that day, stay happy and keep smiling. Bye bye.